अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ कि आज की वीडियो का मकसद क्या है। हमारी आज की जो वीडियो है ये दरअसल उन ख़ास मौक़ों के लिए है जिनमें आपके पास टाइम नहीं होता डाटा कलेक्शन का, या आप डाटा की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से आपकी रिटर्न फाइलिंग रह जाती है। मेरा सब दोस्तों को यही मशवरा होता है कि आप पहले तो बिफ़ोर टाइम डाटा सारा कलेक्ट करें ताकि आपके लिए बाद में मसला ना हो। जब आप डाटा टाइम पे कलेक्ट कर लेते हैं और आप उसकी सॉर्टिंग कर लेते हैं, डाटा से मुराद मैं ले रहा हूँ जैसे कि हमारी एसेट एंड लायबिलिटी की डिटेल्स है, परचेज़ ऑफ सेल परचेज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में लैंड भी, जानवर भी, इसके अलावा कोई ट्रैक्टर, ट्रॉलीज़, अच्छा इसके अलावा जो है आपके पास व्हीकल्स, उसकी डिटेल है, कौन सी ख़रीदी, कितने की ख़रीदी, कब ख़रीदी, किस महीने में ख़रीदी, क्या नंबर है, ये सारी चीज़ें, टोकन टैक्स कितने भरे। अच्छा उसके बाद आपके जितने यूटिलिटी बिल्स हैं, बिजली के बिल, सुई गैस के बिल, टेलीफोन PTCL के बिल, इंटरनेट के बिल, मोबाइल बिल्स, और इसके अलावा जो आपका बैंक स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर जो आपके बैंक चार्जेस कटे हुए हैं, विद होल्डिंग टैक्स कटा हुआ है इफ़ एनी, अगर आप पिछले साल फाइलर नहीं थे तो। अच्छा, और उसके बाद आपका जो आपका कुछ लेन देन है, किसी के साथ कोई लायबिलिटीज़ हैं, किसी को आपने लोन दिया है या किसी से आपने लोन लिया है, वो सारा इसमें कवर हो जाता है। अगर तो वो ऐसी में से कोई भी डाटा आपके पास ऐसा है जो अभी अरेंज नहीं है, तो ये बड़ा अच्छा टाइम है, ये बिफ़ोर टाइम है, आप उसको अरेंज करें, अपने कंसल्टेंट से फौरी तौर पर रब्ता करें और अर्ली जाकर अपनी ये रिटर्न सबमिट करवाएँ। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप कम से कम डिले में नहीं जाएंगे। इन केस फॉर अनसीन रीज़न, कोई और वजह है, किसी वजह से आपका यूज़र नेम पासवर्ड आपको ट्रेस बहुत आखिरी दिन पे हुआ और आखिरी घंटे में हुआ है, तो ये एक क्विक ट्रिक है, लेकिन ये मतलब ये एक लीगल वे नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये एक क्विक ट्रिक है टू अवॉइड इनकम्बरेंस। तो हम टेम्परेरी तौर पर मैं टेम्परेरी तौर पर इसको इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास 60 दिन हैं अपनी रियल डाटे के साथ इसको दोबारा एंटर होने के लिए। तो मैं अक्सर लोगों को 30 दिन कहता हूँ ताकि वो अपना डाटा 30 दिन के अंदर अंदर ले आएँ, वरना लोग इससे भी ज़्यादा डिले कर लेते हैं, वो आखिरी दिन फिर आ रहे होते हैं, तो हमारे लिए बड़ा मसला बनता है। तो मैं एक क्विक ट्रिक आपको समझा रहा हूँ। एक तो ये याद रखिए कि FBR की 2 साइड्स हैं। तो इस वक्त में करंटली जो बंदा फाइलर होना चाह रहा है उसको 2019 की रिटर्न भरनी होगी, क्योंकि अभी जो कंप्लीटेड रिटर्न्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर एक्टिव टैक्स पे लिस्ट जो हैं वो अपडेटेड हैं, वो 2019 की हैं, वो 2020 की नहीं है। सम पीपल हैव कन्फ्यूजन कि जी वो हम तो 2020 में हैं तो हम 2020 की रिटर्न भरते हैं। हाँ जी बिल्कुल आप भरें, अगर आपका बनता ही 2020 में ही टैक्स फाइलर होना है और आपका NTN बनवाना भी टैक्स जो है वो 2020 में ही बनता है, तो आप ज़रूर 2020 की भरें, लेकिन आप उसी वक्त फिर फाइलर होने की ज़िद ना करें, क्योंकि आपका कंसल्टेंट के जो है वो उस लिस्ट के अपडेट होने तक आपको फाइलर नहीं कर सकता, मतलब आपको ATL लिस्ट में, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल नहीं कर सकता। इसलिए आपको अगर फाइलर फौरी तौर पर होना है और आपने अपने बैंक को रोकना है, या आपने कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है जैसे सेल परचेज़ है जिसके ऊपर आपको विथहोल्डिंग टैक्स ज़्यादा कट रहा है, या अपनी गाड़ी की सेल परचेज़ करनी है या रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो इस सिनेरियो में आपको 2019 की रिटर्न पूरी भरनी होगी और 2020 की जो है वो रिटर्न आप इस दफ़ा के हिसाब से अपने बिफोर टाइम या ऑन टाइम भर रहे होंगे। 30 सितंबर इस वक्त डिक्लेयर्ड डेट है। इट मे एक्सटेंड और इट मे नॉट एक्सटेंड, इट इज़ द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द अथॉरिटीज़। अभी तक तो 30 सितंबर इसकी आखिरी 30 सितंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है। आए हम इस क्विक ट्रिक को समझ लेते हैं। इस ट्रिक में हम रिटर्न सबमिट कर रहे होंगे इवन 2019 की भी, क्योंकि हमारे पास सबमिशन के बाद हमारे पास 60 डेज़ हैं, हम उसको रिवाइज़ कर सकते हैं और उसके लिए हमें कमिश्नर की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए कि अगले साल से फिर वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो भी आपको कमिश्नर की इजाज़त से हो सकता है कि आपको चेंज करने की इजाज़त मिले। आए हम देखते हैं जी कि हमारे पास क्या है ऐसा क्विक ट्रिक कि जिसको हम यूज़ करके फ़ौरी तौर पर, आर्जी तौर पर हम फाइलर हो जाएंगे, लेकिन हमें बाद में इसका डाटा हमें विदिन 60 डेज़ पूरा करना होगा। हाँ जी, हम देखते हैं जी, ये जी वेबसाइट है जी, इसका है जी, अगर आप देखना चाहें तो fbr.gov.pk करेंगे तो ये अपने आप इस पेज पर आ जाएगा। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज हैं। अगर आपने NTN बनाया हुआ है, अगर आपका NTN बना हुआ है फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है आपको कुछ भी करने की। NTN का मुराद ये है कि फिर आपका यूज़र नेम पासवर्ड FBR की वेबसाइट का बना हुआ है। इन दैट सिनेरियो आपने जस्ट IRS पे क्लिक करना है। मैं ये एक्स्ट्रा पैनल्स बंद कर देता हूँ और ये आपका यूज़र नेम है CNIC और ये आपका पासवर्ड है। मैं ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपका इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम देख सकें कि हम इससे लॉगिन कैसे होते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड है। अगर आपको लगता है कि आपका पहले कभी पुराने सालों में NTN बना था
तो ये आपके यहाँ पे टैक्स मालूमात वाला जब आप क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर ये देखेंगे ई एनरोलमेंट है। इस सूरत में आप ई एनरोलमेंट करेंगे तो फिर आपका यूज़र नेम पासवर्ड आयरस का भी डेवलप हो जाएगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं तो फिर आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर द अनरजिस्टर्ड पर्सन करेंगे। इसके लिए आप मेरी पहली वीडियो भी एक देख सकते हैं। अच्छा खैर जी, हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन में जाने के बाद हमने ये स्किप कर देना है, वरना आप प्रोफाइल को अपडेट कीजिए। अपनी इन्फॉर्मेशन अगर कोई मिसिंग है तो वो आप डाल सकते हैं। इसको मैं किसी और वीडियो में इंशाल्लाह कवर कर दूँगा। हमारी आ जाती है ये डेक्लेरेशन। हमने जाना है डेक्लेरेशन में, रजिस्ट्रेशन के साथ है हमारा डेक्लेरेशन। यहाँ पर आकर हमने ये अपनी नॉर्मल जो टैक्स रिटर्न है उसको हमने क्लिक कर देना है। ओरिजिनल के अंदर ये जी रिटर्न एंड स्टेटमेंट्स ओरिजिनल, उसके अंदर हमने ये सेकंड नंबर के ऊपर है नॉर्मल रिटर्न। नॉर्मल रिटर्न पे हमने क्लिक करना है। ये हमसे पूछेगा जी कौन से साल की करनी है। मैं एज्यूमिंगली यहाँ पर 2020 डाल रहा हूँ क्योंकि हमने इन साहब की 2019 की रिटर्न फाइल की हुई है, वरना अगर आप 2019 लिखेंगे तो ये 2019 का जो है ना वो आपको पीरियड शो करेगा। आपने 2020 लिखा, सर्च किया तो उसने बताया जी 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक का ये टाइम पीरियड है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये पीरियड शो कर देगा। ये देखिए जी इसने पीरियड शो कर दिया है और ये रिटर्न का पूरा फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ पर आप नॉर्मली हम करते क्या हैं कि यहाँ हम सैलरी में जाके इसकी अमाउंट लिख देते हैं 1, ठीक है जी। और यहाँ पर जाकर हम इसकी जब कंप्यूटेशन करते हैं, ये टैक्स चार्ज में पेमेंट में कंप्यूटेशन जब हम करते हैं तो यहाँ हम जाकर सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं करना, हमने जस्ट कंप्यूटेशन के ऊपर रिफ़्रेश करना है तो ये हमारा ये आ जाएगा। हमने इसको सेव किया, ठीक है जी। अब ये हमने इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें ये 111 सारा शो कर दिया इसने। तो ये बता रहा है कि जनाब हमारी सैलरी इनकम 1 है। अब अगर हमारी इनकम 1 है, वेल्थ स्टेटमेंट हमने जो है इसकी पिछले साल की उठानी है तो हम अपनी रिकॉन्सिलिएशन उठाएंगे। और ये देखें जी अभी हमने यहाँ पे जो डिक्लेयर ऑफ द नॉर्मल टैक्स है ना, यहाँ हमने जब 1 लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें आउटफ्लोज़ के अंदर पर्सनल एक्सपेंसेस हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहे। हमें यहाँ पर जाके एक्सपेंसेस के अंदर भी 1 लिखना पड़ेगा ताकि किसी भी जगह पे आप यहाँ पर 1 लिख दें। मैं नॉर्मली हाउस होल्ड एक्सपेंस में 1 लिखता होता हूँ ताकि हम बाद में उसको चेंज कर सकें। और जब मैं आपको इसको यहाँ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे लाकर कैलकुलेट करूँगा तो ये एक्सपेंसेस में भी 1 रुपया उठा लेगा और इनकम में भी 1 रुपया उठा लेगा और ये आपस में इफेक्ट को कैंसिल करके आपका जो वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है इसको रिकंसाइल कर देगा। इसने ये आपका जैसे ही मुकम्मल होता है आपने इसको पिन डालकर वेरीफाई कर देना है, ठीक है जी। वेरीफाई पिन करेंगे, जैसे ही आप इसको वेरीफाई पिन करेंगे उसके बाद आपने सेव एंड सबमिट कर देना है। ऐसे यहाँ से आपकी ये रिटर्न सबमिट हो जाएगी। 2019 के लिए डिट्टो यही काम है जी, आप 2019 में सिर्फ लिखेंगे, 2020 की जगह आप लिख देंगे 2019। अगला काम जो है वो ये करना होगा, जैसे ही आपकी ये रिटर्न सबमिट हो गई और इसमें दोनों चीज़ें आपकी सबमिट हुई हैं, आपकी वेल्थ स्टेटमेंट भी सबमिट हुई है और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भी सबमिट हो गई है। यानी कि 114 की स्टेटमेंट भी सबमिट हो गई है और इनकम टैक्स रिटर्न वेल्थ स्टेटमेंट 116 वाली भी सबमिट हो गई है जो ओरिजिनल है। अदरवाइज ये पहले पिछले सालों का अगर आप करेंगे तो ये आपको अलग-अलग मिलेगी। अच्छा जी, पिछले सालों से मुराद है 2018, 17, उससे पिछले के साल जो है। अगर किसी का बैक डेटा आपको फिल करना पड़े, लेकिन फाइलर होने के लिए इस वक्त 2019 की रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से आप जाएंगे, ये है irs.fbr, इसकी बजाय आप यहाँ वापस FBR में आएँ और यहाँ पर आकर ये जो है इनकम टैक्स, ये है जी, अगर आप यहाँ से ना करना चाहें तो फिर आप यहाँ से जाकर सिर्फ एक वेबसाइट लिख लेंगे e.fbr.gov.pk, क्योंकि मेरी नॉर्मल प्रैक्टिस दरअसल यही है तो मैं इसके थ्रू ज़रा कम ही जाता हूँ, वरना यहाँ से भी है ऑप्शन। ये वही चीज़ है जी, यहाँ पर आकर आप उसका CNIC लिखेंगे और यहाँ पर आकर आप उसका पासवर्ड लिखेंगे तो आपका ये लॉगिन हो जाएगा। ये आपने स्किप कर लेना है, ये नॉर्मली आ जाता होता है लेकिन आप इसे स्किप कर लें, सीक्रेट क्वेश्चन क्योंकि नहीं रखा होता नॉर्मली। ये यहाँ पे आ गए जी, हम यहाँ से आपने आना है ई पेमेंट्स में, ई पेमेंट्स में आकर क्रिएट पेमेंट और ये आ गया इनकम टैक्स, ये आपने क्लिक किया, ये लोड हो गया जी। ये यहाँ पे बंदे का आपने टैक्स ईयर सेलेक्ट किया 2019 की सूरत में, अगर आपने अभी किसी को फाइलर बनाया 2019 पे क्लिक किया और यहाँ पर जाकर आपने इसका CNIC क्लिक किया, ठीक है। तो इसने उसका ऑटोमेटिकली नाम मोहम्मद आरिफ के नाम से इसने उठा लिया इसका। वैसे आप NTN के पहले हुआ है सेलेक्ट, इट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। बिज़नेस ब्रांच वगैरह सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये है आपकी टैक्स पेमेंट नेचर। यहाँ से आप जाकर मिसलिनियस सेलेक्ट कर लेंगे, MISC लिखा होगा डॉट, तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है।
जैसे ये सिलेक्ट करेंगे ये अपने आप को ऑटो अपडेट करेगा और यहाँ से इसका सारा रिकॉर्ड उठा लेगा। अच्छा, यहाँ जब आप आ गए तो अब आपने जब मिसलिनियस सिलेक्ट किया है तो वो कहता है कि आपने किस चीज़ की पेमेंट करनी है। ये है जी डिफ़ॉल्ट सरचार्ज फॉर ATL। अगर इंडिविजुअल का केस है तो 1000 है ये। तो नॉर्मली ये लोग इंडिविजुअल के लिए ही काम हो रहा होता है और ये बैंकर्स के लिए बड़ी काम की चीज़ है। तो यहाँ पे अब ATL के लिए ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक हो गया जी, ये 2019 के लिए है। यहाँ पर आप जाकर लिखेंगे 1000, सॉरी 1000, तो ये इन वर्ड्स अपने आप उठा लेगा, सिर्फ आपने क्लिक किया है उसे। और यहाँ से आपने करना है, या तो आपने करना है ADC ई पेमेंट। अगर आपने ADC ई पेमेंट किया इसका मतलब है कि आपने जाकर अपने ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल से आप इसकी पेमेंट करेंगे। क्रेडिट कार्ड किया तो आप मतलब इसको अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से कर सकेंगे, डेबिट कार्ड किया तो वहाँ से कर सकेंगे। पे ऑर्डर अगर आप इसके साथ अटैच करके बैंक में जमा कराना चाहते हैं तो वो कर लेंगे, चेक कराना चाहते हैं तो वो कर लेंगे। मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ कि अगर आप वर्किंग आवर्स में काम कर रहे हैं तो आप कैश को सिलेक्ट करें। कैश को सिलेक्ट करके यहाँ पर आप 1000 लिखेंगे दोबारा से, ठीक है जी। जैसे ही आप 1000 यहाँ लिखेंगे और आप इसको क्रिएट करेंगे तो ये फ़ौरन एक क्रिएट कर देगा पेमेंट। PSID अंडर दिस पेमेंट सेक्शन इज़ ओनली अलाउड फॉर 2019। वो कहता है जी इसको कंफर्म करें। हमने इसको किया है जी ये कंफर्म। जैसे ही हमने इसको कंफर्म किया है तो वो कहता है जी सिटी बता दें। ये इसका चलान बन गया और ये इसका PSID नंबर है। PSID नंबर ये है, यानी कि वो ये ट्रेसेबल नंबर है जिसके थ्रू आप अपनी पेमेंट करते हैं। ये आपका आ गया जी ये वाला। रिटर्न आप ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं 2019 की, प्रिज्यूम यही किया जा रहा है। यहाँ से मेरा क्योंकि शहर लाहौर है, मैं ये लाहौर सेलेक्ट कर देता होता हूँ तो ये लाहौर के सारे ब्रांचेस की लिस्ट आ जाती है जहाँ पर हम पेमेंट कर सकते हैं इनके फ़ोन नंबर्स के साथ। अब आप इसको सिर्फ प्रिंट दबाएंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली ये चलान जो है ये बनाकर और ये ले जाएगा। ये मैं इसको डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ। ये जी हम डेस्कटॉप पे ले गए, डेस्कटॉप पे जाके मैंने सेव किया। ये मेरा जी वो चलान बन गया जो मैंने बैंक में जमा करवाना है। इस चलान के जमा करवाने के नॉर्मली 15 to 20 मिनट्स के अंदर जो आपका क्लाइंट है या जो आप ख़ुद हैं आपको फाइलर डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन याद रखें दिस इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट वे। आपको 60 दिन के अंदर अंदर ओरिजिनल डाटा के साथ इस रिटर्न को अपने कंसल्टेंट के थ्रू रिवाइज़ करवाना है। अगर आप इस डाटा को रिवाइज़ नहीं करते हैं और आपका ना अगर आपकी गिरफ्त हो जाती है तो यू विल बी डेफिनेटली इन हॉट वाटर्स और आपको एक खासा मसला और मुश्किल आ सकती है। तो मैं कभी ये एडवाइज़ नहीं करता, बट दिस इज़ फॉर द लास्ट रिजॉर्ट। अगर आपके पास बिल्कुल डाटा नहीं है या टाइम नहीं है या आपने फ़ौरन ट्रांजैक्शन करनी है, दिस इज़ अ क्विक वे। तो इससे ज़रिए से आपको कुछ फ़ायदा तो हो जाएगा लेकिन वो टेम्प्रेरी फ़ायदा है। आई विल नेवर एडवाइज़ कि आप इस तरह से अपनी रिटर्न्स को सबमिट किया करें। ऑलवेज़ हायर सम एजुकेटेड एंड वेल एक्सपीरियंस कंसल्टेंट। याद रखें ये वकील का काम नॉर्मली नहीं होता कि वो आपकी रिटर्न को फाइल करे अनलेस एंड अनटिल ही हैज़ सम अकाउंटिंग बैकग्राउंड। तो कम से कम भी आपके वकील को BCom MCom कुछ होना चाहिए जिससे वो डेबिट क्रेडिट्स को समझ सके, वो ये देख सके कि आपके हिसाब किताब कैसे बनाने हैं। नाउ साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड, माई नेम इज़ मोइज़ हसन फ्रॉम फिनजिनी कंसल्टिंग लाहौर। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरी यही रेम्यूनरेशन है। थैंक यू सो मच।